से जो है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी तक की जो रुझान आ रहे हैं 158 सीटों के, उनमें 78-75 बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। 78-75, 78 महागठबंधन के पक्ष में, 75 एनडीए के पक्ष में, 1 एलजेपी, 4 अन्य में 3 बीएसपी, 1 एमआईएम। 77-76 हो गया, 77-76, 50 आरजेडी, 16 कांग्रेस, 11 लेफ्ट। 76 में जेडीयू के 34, बीजेपी के 40, वीआईपी के 2। 78-75 हो गया, फिर से 78-75 हो गया। 50 आरजेडी, 16 कांग्रेस, 11 लेफ्ट। 78-75, फिर 77-76 हो गया। ये देखिए लगातार कभी एक इधर, कभी एक इधर, कभी एक इधर, कभी एक इधर, ये ऐसे एकदम से बढ़ता जा रहा है। प्रतीक आवाज मिल रही है? प्रतीक तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अनुराग के पास चल रहे हैं। अनुराग जी बताइए। किशोर, एक और जो बड़ा रुझान हमारे पास आ रहा है, जो यादव परिवार से ही है, लेकिन बसपा से चुनाव, गोपालगंज से बसपा पार्टी से साधु यादव आगे चल रहे हैं। फिलहाल साधु यादव को वहां से लीड है, तो बीएसपी भी एक लिहाज से देखे तो अपनी जितनी उसकी बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक हैसियत है उस हिसाब से अच्छा कर रही है। जी हाँ, ये खबर जैसा अनुराग बता रहे हैं, एक एक सीट के बारे में आपको तक आंकड़ा पहुंच रहा है। ढाका से आरजेडी आगे चल रही है, रीगा से कांग्रेस पीछे चल रही है, अमित कुमार पीछे चल रहे हैं। 77-76 का आंकड़ा, इसमें बथना से बीजेपी पीछे चल रही है। अभी बड़े चेहरों के ऊपर भी हमारी नजर बनी हुई है। जमुई में श्रेयसी सिंह का क्या हो रहा है वो भी आना है बाकी। मधेपुरा से निखिल मंडल जेडीयू के आगे चल रहे हैं। केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। मशकूर उस्मानी जाले से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के मशकूर उस्मानी पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया का क्या होता है वो भी आना बाकी है। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के पीछे चल रहे हैं। और सुभाषनी यादव अब बिहारीगंज से कांग्रेस से पीछे हो गई हैं। सुभाषनी यादव आगे चल रही थी, सुभाषनी यादव अब पीछे हो गई हैं। सुभाषनी यादव शरद यादव की बेटी। हमारे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। संबित जी किशोर जी, बिल्कुल, ये तो ऐसा चुनाव तो बहुत दिनों बाद देखा। बिल्कुल कांटे का मुकाबला जिसे कहते हैं, एक कांटा इधर फिर इधर, फिर इधर फिर इधर। ये शुरुआती है, एकदम सेटल हो जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए मुझे लगता है ये शुरुआती है और हमें भी बहुत धैर्य का परिचय देना है। दो चीजें हैं, एक तो कोरोना काल होने के कारण जहां तक मैं जानता हूं जो बैलेट बॉक्सेस, ईवीएम बॉक्सेस हैं वो 10-10 के गणित में खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो इसलिए आज का जो काउंटिंग है ये लंबा चलने वाला है और हमें इंतजार भी लंबा करना है। मगर जिस प्रकार के आंकड़े और रुझान आप अभी दिखा रहे हैं, इसमें एक बात स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि टक्कर कांटे का है। और जो एग्जिट पोल 2 दिन से हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं उस एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही होगी, वरना जिस प्रकार का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल में था, अभी तक एक निर्णायक संख्या, जिस भी पक्ष को वो एग्जिट पोल बढ़त दे रही थी उस पक्ष की एक निर्णायक संख्या आ जानी चाहिए। कल जब शाम को इलेक्शन कमीशन ने पुरुष ने कितने वोट दिए, महिला ने कितने वोट दिए, ये फिगर जारी किया, उस फिगर के बाद कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई थी। मैं यह बात कहना चाहूंगा, आप देखिए 2010 से 2020 तक ये कंपैरिजन देखिए, जब भी महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट दिया है हमेशा ही एनडीए बढ़त पे रही है। इस बार भी महिलाओं ने, पुरुष ने इस बार 54.7%, महिलाओं ने 59.7%, लगभग 60% महिलाओं ने वोट दिया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है और इसी कारण से लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और अधैर्य नहीं होकर धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जी हाँ, और आपके बोलते ही एनडीए गठबंधन आगे भी हो गया। ये हम देख रहे हैं, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं एनडीए गठबंधन आगे हो जाता है। देखिए किशोर जी, ऐसा है जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और कुछ भी एक क्रिया के कारण से अगर छक्का या चौका पड़ जाता है तो उसको हम एक कंटिन्यू करना चाहते हैं कि चलो हम वही करते रहेंगे जिससे कि आराम से टैली आगे बढ़े। अगर हमारे बोलने से टैली आगे बढ़ रहा है, भले ही अभी आधे घंटे बाद मैं चैनल पे नहीं रहूंगा मगर किसी कोने में बैठकर बोलता जरूर रहूंगा ताकि टैली आगे बढ़ते ही रहे। या हाँ, आपके 83-79 देखिए लगातार बढ़े जा रही है टैली। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आकलन जो थे कि भाई स्वीप हो जाएगा, महागठबंधन ने ऐसी चुनौती दे दी है, ये कर दिया, वैसा अगर होता, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे शुरुआती रुझान है, अगर वैसा होता तो कुछ तो ऐसा दिखता।
अभी तो कांटे का दिख रहा है बिल्कुल, चाहे शुरुआती रुझान हो। ये अपने आप में एक पॉइंट है जो नोट करने का है। और ये बात 2015 में भी दिखी थी, संबित जी याद है आपको? 2015 में एनडीए को बहुत बढ़त दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, और फिर हुआ उसका उल्टा था। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा, इसलिए अति उत्साही होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, पहले जब कोरोना काल नहीं होता था तो 10 बजे से लेकर 12 बजे का ये 2 घंटा का जो समय होता था, इसको हम डेंजर पीरियड कहते थे, क्योंकि जिसकी बढ़त दिखाई जाती थी कई बार वो पीछे हो जाता था, और जिसको पीछे दिखाया जाता था कई बार वो बढ़त हासिल कर लेता था। किंतु इस बार कोरोना काल होने के कारण मेरा मानना है कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय डेंजर पीरियड रहेगा। इसलिए उससे पहले ना तो हतोत्साहित होना है और ना ही अति उत्साहित होना है। बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार करना है। ये आंकड़े अभी बहुत, कोई छलांग लगाएगा तो कोई बैठेगा, इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक इसे देखते रहना है। किंतु एक बात मैं स्टिक कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में जिस प्रकार का प्रोजेक्शन था, वो प्रोजेक्शन अभी शुरुआती रुझान में भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ने बहुत बड़ा रुझान आरजेडी की तरफ दिखाया था। अगर ऐसा होता तो अभी भी वो रुझान उसी प्रकार का छलांग दिखाता आरजेडी की ओर। वो छलांग हमें आरजेडी की ओर दिख नहीं रही है। और उधर मध्य प्रदेश में अभी 13-5 का आंकड़ा चल रहा है। 13 सीटों के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, 5 में कांग्रेस आगे चल रही है। वहां पे याद रखिए 8 सीटों पर अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो सरकार सेफ है शिवराज सिंह चौहान की। वहां पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अनुराग हमें बुला रहे हैं। अनुराग, क्या खबर? बड़ी जानकारी। लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और वो पीछे चल रहे हैं, क्या जानकारी है? हाँ, लव सिन्हा बांकीपुर सीट से फाइट कर रहे थे। वहाँ नितिन नवीन पिछले बार भी विधायक थे, इस बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और नितिन नवीन लीड कर रहे हैं, लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार जो वहां पर एमएलए भी है, उनसे पीछे चल रहे हैं लव सिन्हा फिलहाल। जी हाँ, लव सिन्हा की सीट पर नजर थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे क्या हासिल कर पाते हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। और वहां से नितिन नवीन, जिनके लिए कैंपेन किया, खुद हमने देखा था रविशंकर प्रसाद ने काफी मेहनत की वहां पर, तो वो आगे चल रहे हैं। उधर केवटी में अब अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे हो गए हैं आरजेडी के। चितरंजन जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पीछे चल रहे हैं। चितरंजन जी से हमारी शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है वहां पर। प्रतीक के साथ भी हम लोग देख रहे हैं पटना में। प्रतीक, आवाज मिल रही है? जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं 87-80। मिल रही है भाई। बाबा के आइए बाबा, मुझे आप जी। और यहाँ पे इस वक्त जो बिल्कुल एकदम जो मैच चल रहा है, कि वो कहता कि आज आईपीएल का मैच भी है फाइनल में और यहाँ भी, तो ऐसा ना हो कि अंतिम के अंदर। क्या लग रहा है इसमें? हमारी एनडीए की सरकार आ रही है। हाँ। और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कितनों कर बे बाप रे बाप, फिर भी खिल तो कमलवे छाप। हाँ भाई, मैं बता दूं कि एनडीए के लोग अब ज्यादातर दिखने लगे हैं और यहाँ पे आ गए। शुरुआत में आरजेडी के लोग थे, लेकिन रिजवान साहब क्या लग रहा है? देखिए, 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था। हाँ। और 3 नवंबर को उनकी टीम हार गई। हाँ। 5 नवंबर को विराट का बर्थडे था। हाँ। और दूसरे दिन उनकी टीम हार गई। कल तेजस्वी का बर्थडे है। हाँ। और आज उनकी टीम हारेगी। बिहार की 86-82 एलजेपी 2, अन्य 3। क्या लग रहा है भैया? हाँ, क्या लग रहा है इसमें? जेडीयू का सरकार उम्मीद है बन जाएगा। जेडीयू का? सर, लग तो रहा है एनडीए की सरकार बन जाएगी। एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए भारी मोहम्मद से एनडीए सरकार आ रही है। तो बहरहाल 87-82, जेडीयू प्लस 87, आरजेडी 82, एलजेपी 2। लोग लगातार इसी तरह अब एनडीए के लोग, संबित जी एनडीए समर्थक अब पटना की सड़कों पर ज्यादा मुखर होकर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप इसी उम्मीद में थे कि हमारा वोटर साइलेंट है, अब वोकल हो रहा है जैसे जैसे बढ़ती हुई देख रहा है सीटें। देखिए, मैं ये आंकड़े जो आपको इससे पहले बता रहा था कि मुखर वोटर कौन है और जो साइलेंट मतदाता है वो कौन है। याद रखिए, ये बिहार कोई साधारण भूमि नहीं है। ये चाणक्य के समय से ही मगध, पाटलिपुत्र, ये वो भूमि है जो पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव रहती है। और किस प्रकार का स्टेटमेंट कब देना है, यहाँ का एक साधारण व्यक्ति भी, मैं आपको आज बता दूं कि बिहार के एक रिक्शा वाला के साथ आप पॉलिटिकल चर्चा करिए। ये जो हम राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं ना, वहां का एक रिक्शा वाला भी राजनीतिक विशेषज्ञ होता है। उसकी इतनी पकड़, इतनी समझ न केवल बिहार अपितु हिंदुस्तान की राजनीति पे होती है। ये जो महिलाओं ने वोट किया है, वहां पर बढ़ चढ़ कर वोट किया है। और मैं आपको आंकड़े देता हूं, 141 सीट ऐसी हैं जिसमें 60% से अधिक महिलाओं ने वोट दिया है। और 11 सीट ऐसी है बिहार में जिसमें 70% से अधिक महिलाओं ने वोट दिया है। ये कुछ तो कहता है।
किंतु ये जुबान से नहीं कहता है, मतलब महिलाएं साइलेंटली उन्होंने जिसको वोट करना है कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल अभी वहां डगमगाता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अपने जो कार्यकर्ता हैं पार्टी ऑफिस में, कि हमें अति उत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, हमें बहुत खुश नहीं होना है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत संयमित कार्यकर्ता है बनिस्बत कल जिस प्रकार से आप याद करिए आरजेडी को ट्वीट करना पड़ा कि हमारे कार्यकर्ता किसी प्रकार से प्रोसेसन नहीं निकाले और दूसरों के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर हमला ना करे, उन्हें अटैक ना करे। ये अपने आप में एक बहुत सटल मैसेज भेजता है कि देखिए जहां बीजेपी को कोई संदेश नहीं देना पड़ता है, हमारे कार्यकर्ता गुणी हैं, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल श्रृंखला में रहने वाले हैं, वहीं आरजेडी को बार बार ट्वीट करना पड़ता है कि जंगल राज को वापस नहीं लाना है, बदमाशी नहीं करना है। हमें जंगल राज से बचना है। मुझे लगता है जिस प्रकार की संख्या आगे बढ़ रही है, ये अच्छे संदेश की एक अगुवाही अभी कर रही है, मगर अभी इट इज टू अर्ली टू कॉल आउट द इलेक्शन। जी हाँ, 91 हो गया। आपके बोलते बोलते एकदम आप बोलते जाते हैं, एक एक सीट बढ़ती जाती है, बोलते जाते हैं बढ़ती जाती है, बोलते जाते हैं बढ़ती जाती है। अब देखिए 91 तक पहुंचा दिया आपने। मुझे आप बुलवाते रहिए, भले ही मैं यहाँ रामायण की चौपाई पढ़ूं या यहाँ गीता, भगवत गीता का पाठ करूं, बुलवाते जाइए, एक एक सीट बढ़ते जाएगा। ये जो एक एक सीट बढ़ रही है, ये वहां हमारे नेताओं के परिश्रम का फल है, अच्छे कामों का फल है। बाकी हम इंतजार करेंगे कि किस प्रकार ये रुझान बढ़ता है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि इस बार काउंटिंग प्रोसेस बहुत डिलेड रहेगा। कोविड के बहुत स्ट्रिक्ट नियम है पोलिंग सेंटर पे, एक साथ बहुत सारी मशीनें खुल नहीं रही हैं, इसलिए इन पर हम अभी उत्साहित या हतोत्साहित ना हो, धैर्य धरे। 92 हो गया, 92-83, 92-83 संबित पात्रा के पक्ष में, यूं कहूं मैं, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 92-84 इस वक्त चल रहा है, 181। लेकिन एक बात बिल्कुल सही कि एग्जिट पोल और बाकी जो तमाम आकलन थे चुनावों के बाद जो कह रहे थे कि काफी मुश्किल में है सत्ताधारी गठबंधन, वैसी मुश्किल में बिल्कुल नहीं दिख रहा है सत्ताधारी गठबंधन। मुश्किल में बिल्कुल नहीं दिख रहा है सत्ताधारी गठबंधन, अभी तो आगे ही चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है, अगर जितना क्लोज फाइट ये चल रही है उसमें ये जरूर हो सकता है कि बहुमत के आंकड़े में पहुंचने में शायद कुछ मेहनत करनी पड़े, शायद कुछ जरूरत पड़ जाए। संबित जी, अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो एलजेपी की तो उतनी सीटें नहीं आ रही हैं जो जरूरत पूरी करें। देखिए, इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। किस करवट ये पूरा रिजल्ट बैठता है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, कल मैं न्यूज में देख रहा था, अखबारों में भी छपा था कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कहां होटल में छिपाना है इसकी भी व्यवस्था अभी कर रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का अपने ही विधायकों के ऊपर एक आत्मनिर्भरता जो होनी चाहिए, एक विश्वास जो होना चाहिए, वो विश्वास नहीं है। ये इस प्रकार कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हमने अच्छे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। और मैं इतना कहना चाहूंगा, किशोर जी आप भी इस पे सहमत होंगे, 15 साल के बाद इस प्रकार का टक्कर होना, 15 साल सरकार रहना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अच्छे से अच्छों का भी एंटी इनकम्बेंसी होता है, उसके बावजूद इस दमखम के साथ चुनाव लड़ना, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना और टक्कर में बने रहना लगातार, यह अपने आप में दिखाता है कि 15 वर्षों में सुशासन तो हुआ ही है बिहार में। मीम अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। अफजल साहब, ये तो वैसा नहीं जा रहा जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे, ये तो एनडीए गठबंधन आगे है, और जैसा संबित कह रहे हैं कि 15 साल के बाद भी आगे है, तो सलाम करना चाहिए। नहीं, अगर एग्जैक्टली ऐसा है तो किसी हद तक आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आपके यहाँ जुड़ने से पहले मैं सारे चैनल्स देख रहा था, बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। एक बड़ा चैनल जो है वो एनडीए को मेजॉरिटी दिखा चुका है और जेडीयू काफ़ी पीछे है उससे, लेकिन आपके चैनल पर जो दिखाया जा रहा है वो किसी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे स्लो आपके यहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा आपका चैनल है, वो गलती तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ पेच है ज़रूर। कई चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इसमें मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, इसमें ये आपको जो स्लो लग रहा है ना, इसका मतलब यही अपने आप में संकेत है कि सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा संबित भी बता रहे हैं, कोरोना काल में काउंटिंग जो है उस पेस पे नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। दूसरी बात, हमारे पास नतीजे जो हैं सीधा काउंटिंग हॉल से आ रहे हैं और हमारे अपने संवाददाता वहां मौजूद हैं। मैं ये पूरी प्रक्रिया आपको अनुराग समझा देंगे। अनुराग, अफजल साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नतीजे
बाकियों के नतीजे इतने आगे कैसे भाग रहे हैं? वो भागने को तो कुछ भी भगा दीजिए, लेकिन अनुराग आप बताइए कहां से आ रहे हैं नतीजे? किशोर, मीम अफजल साहब को ये कहिए कि वो, मीम अफजल साहब सुन भी रहे होंगे मुझे, मीम अफजल साहब स्क्रीन पर नजर रखिएगा कि दूसरे चैनल अक्सर 10-11 बजे के आसपास पलट जाते हैं। हमारे चैनल पर कंसिस्टेंट नंबर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि ये नंबर्स आ कहां से रहे हैं। बाकी चैनल सिर्फ नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, हम आपको ये बताते हैं कि नंबर्स आ कहां से रहे हैं। और एक ताज़ा जानकारी ये दे दूं कि इकलौती लोकसभा सीट है वाल्मीकि नगर, वहां से जेडीयू के उम्मीदवार 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पिछड़ रही है, वहां पर महागठबंधन पिछड़ रहा है। जेडीयू उम्मीदवार इकलौती लोकसभा सीट से 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तो अफजल साहब उसका सबूत तो यही है कि हम एक एक सीट का आंकड़ा बता रहे हैं, मतलब ये नाम भी बता रहे हैं कि इस सीट से फलाना आगे चल रहा है। बाकी अगर सिर्फ आंकड़े ही बताने हैं तो ओवरऑल तो कुछ भी जोड़ के बता दीजिए। संबित जी, मैं इस पे जवाब देता हूं। किशोर जी, पहले तो मैं मीम अफजल साहब का स्वागत करूंगा। मैं बहुत पहले से इनके साथ डिबेट करता रहा हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी से और इनसे भी कहूंगा ये ज्यादा आया करें। ज्ञानी लोगों को ज्यादा आना चाहिए, इससे अच्छा एक बहस होता है। मीम अफजल जी, आपका स्वागत और आपको नमस्कार। देखिए मीम जी, आप समझदार हैं। एक बात बताइए, बाकी चैनलों से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो मैंने आज तक समझा है, देखिए न्यूज़ 18 एक न्यूज़ स्प्रेड है, सिर्फ एक चैनल नहीं है। हर एक राज्य में इनके अपने चैनल हैं। और देखिए, जब राज्य में चैनल होता है तो उसका एक एडेड बेनिफिट होता है कि रिपोर्टर आपको दिल्ली से नहीं भेजना पड़ता है। लोकल रिपोर्टर होता है, जो बीट रिपोर्टर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी के साथ होती है, और जो रिपोर्ट लोकल चैनलों से आता है वो बहुत सटीक होता है। इसलिए मुझे न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के ऊपर पूर्णतः भरोसा है, क्योंकि ये हमारे राज्य में उड़ीसा से लेकर बिहार से लेकर कई राज्यों में इनकी लोकल बॉडीज है, और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि बड़ा ही साइंटिफिक प्रोजेक्शन इनका रहता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आपका भी सही है, बड़े कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स बाकी चैनलों में दिख रहे हैं, इसलिए धैर्य धरें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना दिखाएं, ये तो अच्छा रहेगा। किंतु एक बात आप भी मेरे से सहमत होंगे मीम साहब, कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि एकदम स्वीप हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आप एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। देखिए समित जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत दिन के बाद बैठने पर अच्छे ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद है कि हम इन्हीं ख्यालात और इन्हीं तासुरात के साथ आगे भी बढ़ेंगे। आने वाले वक्त में शायद फिर मौका मिले और साथ साथ बैठें। मैं ये कहूँगा कि आपने एक बात अभी कही थी, और वो ये कही थी कि हमको धैर्य रखना चाहिए। ये चूँकि कोरोना काल है, काफ़ी स्लो इसके अंदर प्रोसेस है, हो सकता है 12-1 बजे तक रिजल्ट्स बदलें। तो मैं उस बात को किसी हद तक ठीक समझता हूँ। आपकी वो सोच जो है वो सही है, मेरी भी ऐसी ही सोच है। और मैं ये मानता हूँ कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो रुझान तो ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने चैनल्स की बात की, मैंने सबसे पहले यही कहा कि न्यूज़ 18 एक बड़ा चैनल है। जाहिर है एक बड़े चैनल पर कुछ आ रहा है तो उनके अपने रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि इस देश में कई बड़े चैनल्स हैं और उनके अपने ज़राए हैं, उनके भी अपने स्टूडियोज़ हैं, और वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। जाहिर है मैं और आप तो बैठकर दिल्ली के अंदर सिर्फ असेसमेंट कर रहे हैं, इन चैनल्स को देख रहे हैं, या हमारे अपना पार्टी की सोर्स से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसका कोई थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, और आप ये देखेंगे कि जो जाहिर है कि ये पहले भी इस तरह के जो एग्जिट पोल आए हैं, और जब वो हमारे हक में नहीं होते थे तो हम भी उसको नकारते थे, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। उसको आपने भी किया और हमने भी किया है, कई बार किया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर अच्छा हो। बस मैं आज समित जी से एक बात कहना चाहता हूँ, टीवी 18 पर बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिला है, लेकिन मैं देखता था कि हम लोगों ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि जब तक हम लड़े नहीं बात हो ही नहीं सकती है। मेरा इस मामले में बिल्कुल अलग ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि जो लड़ाई दिखाई जाती है उससे ना तो टीआरपी बढ़ती है, ना उससे चैनल में काम करने वाले एंकर्स का कद बढ़ता है, ना उसमें शामिल होने वाले जो प्रवक्ता होते हैं उनके बारे में कोई अच्छा मैसेज जाता है।
जब आप संजीदगी के साथ गुफ्तगू करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, आपके पास दलाइल होते हैं और आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आपको एंकर की भी एक तरह से को सही बात करना पड़ती है और चैनल को भी ये देखना पड़ता है कि कौन लोग अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आज इस इलेक्शन के मौके पर बहुत अरसे के बाद आया हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से चैनल्स पर जाना बहुत कम कर दिया, बल्कि ना की बराबर था। उसकी वजह यह कि मैं चैनल पर बैठकर संबित पात्रा से झगड़ा नहीं करना चाहता। नहीं, संबित पात्रा भी बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहते। संबित पात्रा ने उंगली जरूर उठा दी है, वो इसलिए मुझे लगता है इसलिए उठाई है क्योंकि आपने जब बोला ना मीम साहब, तो आपने भी गठबंधन महागठबंधन की बहुत सीटें बढ़ा दी है, 97 पे ले गए आप, और संबित के गठबंधन पीछे हो गए 92 पे। संबित जल्दी बोलना पड़ेगा। हाँ संबित, आपको बोलना पड़ेगा अब। मैं बोलता हूँ, संजीदगी का असर है। देखिए मैंने इसीलिए मीम साहब को कहा कि आप ज्यादा आया करिए चैनल में, ताकि एक संजीदा बहस हो सके। लड़ाई की बहस कोई नहीं चाहता है। बहरहाल अभी जनता मेरे और मीम जी के बारे में सुनना नहीं चाहती है, वो चुनाव के नतीजों के बारे में सुनना चाहती है। धन्यवाद। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए कल मैंने एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखा है। मैंने देखा कि कल तेजस्वी यादव जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट भी किया और कहा कि कोई मेरे घर पे न आए और मैं सिंपल तरीके से अपना जन्मदिन मनाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सुना कि उनके भाई तेज प्रताप जी, जो उनके बड़े भाई है, उन्होंने कहा है कि मैंने सबसे बड़ा गिफ्ट अपने भाई को दिया है और वो सीएम का सीट है। नंबर 3, जब इसको मैं कॉन्ट्रास्ट करता हूं कि आप याद करिए इससे पहले का बर्थडे उन्होंने एक चैटर्ड फ्लाइट में केक काटते हुए मनाया था। तो ये बातें जनता सब देखती है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो अभी आंकड़े आगे बताएंगे, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है, गरीब जनता बिहार की, और उसको किस प्रकार का सुशासन चाहिए, उसमें कोई भी नेता चैटर्ड फ्लाइट में अपना बर्थडे बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। तेज प्रताप जी का कहना कि मैंने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, सीएम की कुर्सी दे दी है। देखिए भाई साहब, सीएम की कुर्सी केवल और केवल जनता जनार्दन दे सकती है, किसी का भाई नहीं दे सकता है। आप बड़े भाई जरूर हो सकते हैं, ये उत्तराधिकारी का विषय नहीं है कि मैं उत्तराधिकारी था, मैंने गिफ्ट में अपने सिंहासन को छोड़ करके अपने छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की मानसिकता से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। पिताजी भी सीएम थे, माताजी भी सीएम थी, और अब बेटा सीएम बनेगा कि नहीं ये काउंटिंग के बाद मालूम पड़ेगा। मगर माताजी, पिताजी, बेटा जी, ये जो परंपरा है, इस परंपरा को दूर रखना बिहार जैसे राजनीतिक रूप से एक धड़कने वाले राज्य के लिए अत्यंत अनिवार्य है। लोगों ने बहुत संजीदगी से यहाँ पे वोटिंग किया है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बोलते बोलते 97 हो गया। कमाल है संबित, कमाल है, वैसे कमाल है आपके बोलते बोलते कैसे आप आगे निकल गए हैं। अब मैं मीम साहब को मौका दूं बोलने का या नहीं दूं? मीम साहब बड़े भाई हैं, जरूर बोले, जरूर बोले। अच्छा, मैं मीम साहब आपको रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इसमें ना ऐसा लग रहा है कि एलजेपी के बहुत कम है, 3 ही है सिर्फ उनके। तो हमारे साथ वाजपेयी साहब, AK वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, आपके सिर्फ 3 हो रहे हैं, लेकिन ये 3 क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, जिस हिसाब के आपके इस पे दिख रहा है, स्कोर बोर्ड दिख रहा है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी थोड़ा हमको वेट करेंगे कि कहाँ जाते हैं। लेकिन एक संदेश तो बड़ा साफ जा रहा है। अगर 97 को आप देखें, जो JDU प्लस 98 दिख रही है, तो इसमें BJP के तो नंबर ज़्यादा हैं और JDU के नंबर बहुत कम है। देखिए, हमारी जो शुरू से लड़ाई रही है वो JDU के खिलाफ रही है, नीतीश कुमार के। ये कहिए कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमको पसंद नहीं था और उसी को हमने आगे रखा है। नहीं, बहुत कम नहीं है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, बहुत कम नहीं है। देखिए 57 BJP है, 38 JDU है, इसको बहुत कम तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो वही हमने हमारे अध्यक्ष ने ये अनाउंस किया था कि 40 के आसपास जा सकते हैं। ये देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ हो रही हैं। एक तो चिराग बाबू का प्रेडिक्शन बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि 1.5 साल पहले उन्होंने नीतीश बाबू को भी चिताया था और बीजेपी को भी चिताया था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। और नीतीश बाबू को तो यहां तक कहा था कि भैया ये करप्शन का मामला चल रहा है आपके साथ निश्चय में। तो वो कहीं ना कहीं नतीजे जब आएंगे 1-2 बजे तक, तब तक वो बात सही होने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व हट जाता है तो बिहार की नेचुरली स्पीड बढ़ेगी। देखिए, फर्क होता है। नीतीश कुमार कोरोना काल में भी अपनी कोठी से बाहर नहीं निकले कभी।
वो सिर्फ जो सीएम हाउस है पिछले 5 साल से उसी में कन्फाइन करके बैठे हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप उनको रिपोर्ट देता था। पर वाजपेयी उसी पे साहब, depend करते बीजेपी थे। यही आपको हमारी मानने को उम्मीद है। तैयार ही नहीं है, आपको अपने साथ मानने, आप जबरदस्ती कह जा रहे हैं बीजेपी बीजेपी, वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हम कोई जबरदस्ती ना हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। बिहार के एनडीए में हम है ही नहीं, तो जबरदस्ती काहे की करेंगे? ये तो अब बड़ा क्लियर है ना, बीजेपी के सभी नेताओं ने कह दिया और हमने भी कह दिया कि भाई हम तो है ही नहीं, तो उसमें कहां की जबरदस्ती है? तो आप क्या है, आप क्यों थे फिर आप इस चुनाव में सिर्फ ये 3-4 सीटें लेने के लिए थे जिसका कोई यूज नहीं होगा? नहीं, हम 2 कारण से थे। एक तो बिहार के हित में नीतीश बाबू को बाहर निकालना था, नंबर 1, और दूसरा ये था कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको जनता के सामने पेश करना था। जनता उसको कितना अप्रिशिएट करेगी, किस तरीके से नतीजे आएंगे, ये अभी 2 बजे तक घर में है, 2 बजे के बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात तय हो गई है, आप कह रहे हैं आपने मीम साहब, ये वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपकी मदद इन लोगों ने की है, आप अपने बल पे इतना आगे नहीं बढ़े हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, यानी जो अपने आप को जिताने की बजाय किसी को हराने के लिए सियासत कर रहे तो हो, उसका नतीजा क्या होता है, जनता इसको उनको ध्यान में कभी रखना पसंद नहीं करती। और अभी आप रिजल्ट देखेंगे, उसमें इसका एहसास वाजपेयी जी को हो जाएगा। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि रामविलास जी आज हमारे दरमियान में नहीं है। बहुत अच्छे लीडर थे और मेरा ज़ाती तौर पर उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शायद वो हयात होते, वो आज दरमियान में होते, तो उनका फैसला शायद मुख्तलिफ होता। वो सिर्फ मुखालफत की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो अपने आप को जिताने की पॉलिटिक्स करते। चिराग पासवान ने जो फैसला किया है, वो यंग है और यंग आदमी में जोश ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जोश में ये फैसला सिर्फ नहीं किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे से मिली हुई है और उसी के इशारे पर ये सब कुछ किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को शायद जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट्स, वो शायद नहीं मिलेंगे। और अभी जब इनका परसेंटेज सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास होगा और नीतीश कुमार जी को भी एहसास होगा 100 हो गया कि एलजेपी ने महागठबंधन का 100 हो गया। मीम साहब 100 हो गया। अब आप संबित जी को बुलवाएंगे तो शायद फिर बढ़ जाए कुछ। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। आप मतलब सिर्फ संबित जी में ही कमाल नहीं है, कमाल आप में भी है। संबित जी, ये तो 3 फिगर में पहुंच गया महागठबंधन, 200 में 100। थोड़ी देर में हम भी 3 फिगर में पहुंच जाएंगे, मगर ये 3 फिगर में पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, मैजिक फिगर में पहुंचना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, ये कांटे की टक्कर चल रही है। तीसरी बात है, यहाँ आज एलजेपी के साथ युद्ध करके मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्यों युद्ध करूं? वाजपेयी जी मेरे भाई हैं, इतने वाजपेयी जी हमारे भाई हैं, वाजपेयी जी ने हमारा हमेशा साथ दिया है। चलिए, जहां तक ये आक्षेप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें कोई हाथ था एलजेपी को अलग से खड़ा करने का, देखिए, एक तरफ तो आप लोग हमें बहुत अत्यंत बुद्धिमान बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि हमने ये मूर्खता की अपने आप को हराने की। तो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती है कि हम अत्यंत बुद्धिमान थे कि एकदम किसको हराना है, क्या करना है, ये कैलकुलेशन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इतने मूर्ख थे कि अपने पैर पे ही हम अपना कुल्हाड़ी मार रहे थे। तो इस प्रकार का ये संशय जो आप व्यक्त कर रहे हैं, ये उचित संशय नहीं है। राजनीति में एलजेपी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसके साथ कहां जाएगी ये इनका विषय है, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बहरहाल ये क्लोज फाइट है और चूंकि अब 9:30 का समय हो गया है, मैं दूसरे चैनल पे जाऊंगा। आज पार्टी ने अलॉट किया हुआ है, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। और अभी देखिए, 96-99 पे हम आ गए हैं, 100 से कम हो गया है और भी कम होगा अभी आरजेडी का। तो आप भी उनको नीचे लाने में लगे, अपने आप को बढ़ाने में लगी है ना। हम भी बढ़ गए, 94 से 96 पे आ गए हैं। जी हाँ, लेकिन अफसोस ये कि आपको यहाँ से न्यूज़ 18 इंडिया छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा। देखिए, जरूरी नहीं है संबित जी की हर जगह आप जाएंगे और बढ़ते चले जाएं, आप फैसला कर लीजिए, सोच लीजिए। नहीं, मुझे न्यूज़ 18 पर विश्वास है
यहाँ संख्या बढ़ती चली जाएगी और बाकी जगह सरकार बाद में बनेगी। न्यूज़ 18 में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार पहले बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। धन्यवाद। आपके बोलते ही देखिए 100 हो गया।